हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए प्रतिदिन लेकर आती हूं महत्वपूर्ण टॉपिक। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो कल हमने उपन्यास पढ़ा था विराटा की पद्मिनी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पे हमने शेयर किए उस उपन्यास के। और उसके पहले हमने पंत की दो कविताएं भी यहाँ पे डाल रखी है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये अभी तक आपने नहीं किया है। और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी हमारा कंप्लीट कोर्स चलता है, लाइव सेशन होता है प्रतिदिन। पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस होती हैं, तो जरूर को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलता है और लाइव क्लास के माध्यम से आपके जो भी डाउट है उन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। तो ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस कंप्लीट कोर्स को भी। और अगर आप उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे संपूर्ण सिलेबस को हम बिंदुवार यानी उसका अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। आज जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दिवस भी है। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ और 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का। तो आज इनका जन्म दिवस है। ठीक है, तो महान साहित्यकार है, आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कहानियां भी इन्होंने लिखी। तो उन्हीं से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी रसप्रिया जो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कहानी के पात्रों से शुरुआत करते हैं, जिससे इसका कथानक आपको और जल्दी क्लियर होगा। तो स्टार्ट हम पात्रों से करेंगे, ना कि कथानक से। तो इसके एक मुख्य पात्रों में एक पात्र आता है इसका मोहना, मुख्य पात्र है मृदंगिया, एक पात्र है इसका पंचकौड़ी, नाम है नंदू बाबू, शोभा मिश्र, रमपतिया, ये तमाम जो, और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे और भी पात्र हैं इस कहानी के, तो इन मुख्य पात्रों में इन पात्रों का नाम है। ठीक है, उसके बाद इस कहानी के सारांश की तरफ चलते हैं। संपूर्ण कहानी हमने नहीं ली है। अगर आप संपूर्ण कहानी मूल पाठ आपके पास समय है पढ़ सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका मूल पाठ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि रेणु जी ने इस कहानी को क्यों लिखा, कि लिखने का क्या अभिप्राय था, क्या आशय था, क्या उद्देश्य था। तो वो यहाँ पर इसको हम देखेंगे। ठीक है, समीक्षात्मक यानी अध्ययन इसका हम करेंगे। तो रसप्रिया कहानी के सारांश की तरफ अगर हम चलते हैं, तो रेणु, अगर हम आपने रेणु के उपन्यास पढ़े होंगे, उनकी और भी कहानियां पढ़ी होंगी जो नेट के सिलेबस में है, जैसे मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ये सभी कहानियां आंचलिक कहानियां हैं, गांव से संबद्ध कहानियां हैं। तो गांव के लोगों के साथ रेणु जी का जैसा संबंध रहा, वहाँ के गीत संगीत नृत्य खेत खलियान में वह जिस तरह से रमे रहे, उनसे उनमें से क्या था, उनसे अनूठे कथाकार व्यक्तित्व का उनका एक निर्माण होता है, क्योंकि वो गांव से संबद्ध रहे, गांव के गीतों संगीतों से, खेत खलिहानों से वो बहुत नजदीक से जुड़े रहे। तो उनके विशिष्ट कथा चरित्रों की निर्मिति की वजह भी यही कारण होता है कि रेणु विभिन्न लोक अनुभवों की संगीतमय अभिव्यक्ति अपनी कहानियों और खास तौर पर रसप्रिया कहानी में करते हैं। ठीक है, रसप्रिया कहानी में रेणु क्या करते हैं कि उनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है, उसमें उन्होंने यानी कि संगीतमय अभिव्यक्ति अपनी इस कहानी में उन्होंने दिया है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में कोसी नदी के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सांस्कृतिक तौर पर, ठीक है, यानी कोसी नदी के प्रभाव क्षेत्र में आने वाला सांस्कृतिक तौर पर बेहद संपन्न उनका जनपद मुखर होकर बोलता है। ठीक है, और इस कहानी में यानी कि इस कहानी के अगर हम पात्रों को भी हमने देख ही लिया है, 3 पात्र जो मुख्य हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दाएं हाथ की टेढ़ी उंगली के चलते ठीक से मृदंग ना बजा पाने वाला दीनहीन पंचकौड़ी मृदंगिया। ठीक है, पंचकौड़ी मृदंगिया इसका नाम है। प्रकट रूप में छाया मात्र दिखने वाली पर भाव रूप में उपस्थित सबसे सशक्त रामपतिया का एक चरित्र इसमें आता है। और सांस्कृतिक उपेक्षा के दौर में बगैर किसी गुरु से सीखे एकदम शुद्ध रसप्रिया गाने वाला चरवाहा लड़का जिसका नाम होता है मोहना। ये मुख्य 3 पात्र इसके केंद्र में है, बाकी जो हमने और पढ़े वो इसके आसपास यानी पात्र आते हैं। ठीक है, यूं तो रामपतिया और मोहना क्या है, माँ बेटे हैं। ठीक है, मोहना की माँ होती है रामपतिया, पर जेठ की दोपहरी में पहली बार मिलने पर भी मृदंगिया मोहना के लिए अपरिचित नहीं है, यानी वह उसके बारे में सालों पुराने अंतरंग बातें जानता है। पहचान बस उसकी टेढ़ी उंगलियां और गले में लटका मृदंग है। ठीक है, 8 सालों तक रमपतिया के पिता से पंचकौड़ी ने तालीम ली और अपनी जाति छुपाकर प्रेम किया।
जब गुरु ने अपनी बेटी से उसकी शादी करनी चाही तो उसने सच बोलना मुनासिब समझा और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद दोनों वंचना और अभाव का अनिश्चित जीवन जीते रहे। सालों बाद एक बार गुलाब बाग में मिले, मेले में मिले भी तो उलाहना और लांछनों के बीच। तो इसी मेले में पंचकौड़ी की उंगलियां टेढ़ी हो गईं और रामपतिया की लाख दुआओं के बाद भी उसकी यानी पंचकौड़ी की उंगलियां टेढ़ी सीधी नहीं होती हैं। ठीक है। तो कोसी की बाढ़ में सब कुछ कमा देने के बाद जमींदारों के घर का बर्तन बासन करते हुए रमपतिया की कोख से मोहना का जन्म होता है। ठीक है। रमपतिया की कोख से मोहना का जन्म होता है। उधर पंचकौड़ी एक युग से गले में मृदंग लटकाकर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा होता है। फिर एक दिन इन तीनों को अप्रत्याशित रूप में अचानक मिलाने वाला कारक भी क्या बनता है, रसप्रिया ही बनता है, जो इन तीनों को मिलाता है। ठीक है। तो जो मोहना के माध्यम से पंचकौड़ी मृदंगिया और रमपतिया के सुप्त प्रेम को सजल सप्रमाण कर देता है। गुणी आदमी के साथ रसप्रिया गाकर मोहना जहां अत्यंत प्रसन्न है, वहीं मृदंगिया उस पर अपना सारा लाड़ निछावर करता है और उसको लगता है कि टेढ़ी उंगलियां अब सीधी होने लगी हैं, ऐसा मृदंगिया को लगता है। तो पंचकौड़ी मृदंगिया मिथिला के साहित्य लोक जो यानी साहित्य लोक राग सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने वाला लुप्तप्राय एक बूढ़ा कलाकार होता है। ठीक है। पंचकौड़ी मृदंगिया जिसका नाम होता है वो कौन होता है, मिथिला का जो साहित्य होता है, लोक राग संस्कृतियां होती हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको जीवित रखने वाला एक लुप्तप्राय बूढ़ा कलाकार के रूप में सामने आता है इस कहानी में। ठीक है। बिदापत नाच में, बिदापत इस नाच को ध्यान रखिएगा, इसमें एक नाच का नाम आता है बिदापत। बिदापत नाच में मृदंग बजाने वाले मृदंग बजाने नाचने वाला जुनूनी है कौन, मृदंगिया। ठीक है। जूठी जातियों छोटी जातियों के लड़की मुहा नटुआ का अनुसंधान करने वाला, नए भर्ती होने वाले इन लड़कों को हफ्ते भर में बिदावत नाच सिखा देने वाला गुणी प्रशिक्षक गुरु है पंचकौड़ी मृदंगिया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिदापत नाच सिखाता है ये, और बिना जैविक बाप बने दर्जनों सुकुमार बालकों का सेवक और वैद्य है। खुद की भाषा में महाभिखारी, दस दुआरी याचक और ये फकीर होता है मृदंगिया। रमपतिया की नज़र में बेईमान गुरुद्रोही झूठा है, परंतु उसमें इतनी गहरी नैतिकता भी है कि अपनी जाति के बारे में झूठ बोलकर रमपतिया का प्रेम हासिल कर लेना स्वीकार नहीं होता है। ठीक है। तो ये पंचकौड़ी मृदंगिया का कथन है, यानी चरित्र है। उसके बाद लोक संगीत और विद्यापति के पदों पर आधारित नाच की इतनी बारीकियां इस रेणु जी की कहानी में हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत मतलब एक आश्चर्य होता है जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे, कितनी बारीकी से लेखक ने इसमें बताया। मृदंग पर जमीन का देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा, इसका एक कथन आता है यहाँ पर कि मृदंग पर जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। रस प्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की, मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। तो ऐसे इस प्रकार 10-12 साल के मोहना के आधे काले आधे लाल होंठ देखकर उसे फौरन मालूम हो जाता है कि उसके पेट में तिल्ली है, यानी एक बीमारी होती है। ठीक है। फिर किसी कुशल वैद्य की तरह मोहना के आधे काले यानी कि हल्दी की बुकनी के साथ गर्म पानी लेने और खट्टे मीठे से परहेज करने का वह नुस्खा भी देता है। कहानी में नमक, सुलेमानी, चानमार, पाचन कुनैन की गोली, हल्दी की बुकनी, पीली काली मिर्च, घी भूनकर शहद में मिलाई गई, ये सारी औषधियों की चर्चा इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये भी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इसके आगे चलते हैं। तो अपने समाज और परिवेश से रेणु जी कितना गहरा रिश्ता था, कितना वे जुड़े थे, कितना इन प्रसंगों को ये सारी चीजें हम उनके कहानी के प्रसंगों से समझ सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि जैसे उसमें लिखता है कि जैसे चील की अलग अलग ढंग की बोली, टी 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 या टिटिक टिटिक ऐसे करके बोलते हैं, तो और मृदंग के अलग अलग स्वर, जैसे क्या क्या स्वर होते हैं कि धा तिंग धीर धीरिनाग धीरिनाग धिनता, ऐसे करके जो स्वर होते हैं यानी संगीत के। तो कहते हैं एक स्वाभिमानी कलाकार की नियत तब भी वैसी ही थी जैसी आज, जब मृदंगिया के स्वाभिमान को ठेस लगती है तो वो कह उठता है। यानी कि जब लोग कहते हैं मृदंगिया से कि तुम ऐसे ये नाचने वाला है, गाने वाला है, गा के ऐसा करता है, तो वो मृदंगिया कहता है क्योंकि उसके स्वाभिमान को वहां पर ठेस पहुंचाती है। वो कहता है क्योंकि वो कलाकार है। और वो कहता है कि किसी ने कहा है कि मैं भीख मांगता हूँ, मृदंग बजाकर पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तो
यानी वो कहता है कि मेरे अंदर ऐसी कला तो है, कम से कम मैं चोरी तो नहीं करता हूँ जिससे अपना पेट पालता हूँ। ठीक है, ये मृदंगिया का चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जीवन भर कितने भी अभाव में मृदंगिया रहा, उसके मन का उदात्त भाव कभी कम नहीं हुआ। क्षीण होते मानवीय सरोकारों के बीच हालातों के हाथों मजबूत और वंचित कर दिए गए निर्धन पात्रों के माध्यम से अजय रागात्मकता, मूल्यों में भरोसा लौटाने के लिए ये कहानी बार बार याद करी जाएगी। तो इस कहानी का उद्देश्य अगर हम देखें तो इस कहानी में रेणु जी ने यानी ग्रामीण समाज से ओझल होती लोक संस्कृति की परंपरा का चित्रण किया है। ठीक है, यानी जो लोक संस्कृतियां गांव में प्रचलित थी वो ओझल होती जा रही हैं, उसी का चित्रण रसप्रिया में करते हैं। वह कहानी में मृदंगिया के माध्यम से चिंता व्यक्त करते हुए उनका एक कथन आता है इसमें कि जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। तो लेखक को ये चिंता है, ये यानी उसको ये अपनी लोक संस्कृति जो ओझल होती जा रही, जो ग्रामीण समाज की संस्कृतियां थी जो खत्म होती जा रही, जो परंपराएं खत्म होती जा रही, लेखक उन पर चिंता व्यक्त करते हुए इस कहानी को लिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं कि लोक संस्कृति की जो मिटती हुई परंपरा के साथ रेणु का कितना समाजबोध कितना गहरा था, ये इस कहानी से हम समझ सकते हैं। आज वह लोक संस्कृति एवं लोकगीत ग्रामीण समाज से कहते हैं रेणु जी धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ रेणु जी कहानी में कोयल का कूकना और जेठ की दोपहरी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हैं कि ग्रामीण गर्मी आती है, अभी कोयल का कूकना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण की यानी दोपहरी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में किस तरह की हलचलें होती हैं, क्या होता है, ये सारी चीजों का लेखक ने रसप्रिया कहानी में बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रण किया है। तो ये थी रेणु जी की कहानी रसप्रिया, जिसको हमने यानी संपूर्ण सारांश न लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आपको कम समय में महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य था। ठीक है, अगर आप मूल पाठ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हो सकेगा तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगी, या फिर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।